भारत भाग्य विधाता में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति के शुद्धिकरण की। लेकिन आपको एक पते की बात यहां पर बता दें, अभी 3 फेज के चुनाव बचे हैं और 194 जो सीटें बची हैं, इनमें से उत्तर प्रदेश की जो कुल 80 सीटें हैं, उनमें से 47 सीटों पर वोट अभी डलने हैं। इसी तरह बिहार की जो 40 सीटें, उनमें से आधी 20 पर अभी वोट डलने हैं और इसलिए ये तल्खी अब और बढ़नी है। लेकिन क्या ये सही है? एक एक करके बयान सुनाते हैं आपको। अभी केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी का बयान सुनिए। और जानवर के साथ वही सलूक होना चाहिए जिस तरह सलूक से उसको रास्ते पे लाया जाता है। जानवर खुद नहीं रास्ते करता है, जो बढ़िया नकेल होती है, बढ़िया हंटर होता है, तब रास्ते करता है। जेपी अग्रवाल जी, आपकी पार्टी के लोग ताली पीट रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है दूसरी पार्टी का, वो एक जानवर है। सियासी तापमान बढ़ता है, पर क्या ये शोभा देता है इस तरह की बात कर रहे हैं? और आपकी पार्टी की तरफ से कोई उनको रोकता भी नहीं है? नहीं, बात ये जातीय तौर पर कोई व्यक्ति बोला है, पार्टी नहीं बोली है। और माफ करना, ऐसे शब्दों की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो जो मालवीय जी की मूर्ति पे गए थे तो अपने मकसद के लिए गए थे। वो मालवीय जी को इज्जत देने नहीं गए थे वहां, और आज से पहले कभी वो उस मूर्ति पे गए भी नहीं, उसका कभी उन्होंने देखभाल नहीं करी। तो उनका कोई मकसद सिद्ध हो रहा था, दुनिया को दिखाने के लिए, अपना मकसद सिद्ध करने के लिए गए थे। तो माफ करना, दोनों चीजों में फर्क है। आप इज्जत देने के लिए जाते, आप मालवीय जी को मानते हो, उनकी फिलॉसफी को मानते, तब माना जाता ना। जस्टिस मालवीय जी, क्या आपको ऐसा लगा में देख रही है कि आप एक पद हासिल करने राजनीति के लिए मोदी वहां गए थे? ये तो ठीक नहीं है ना। आप जब सब आपने और काहे के लिए गए थे? अपना मकसद पूरा के परिवार के जस्टिस मालवीय, उनसे पूछ लेते हैं ना, ये उनको क्या लगा? सर मैं तो ये जानता, आपके पास लौटता हूं, पहले जस्टिस मालवीय की बात भी सुन लीजिए। इससे पहले इतिहास में मालवीय जी का नाम नहीं था, आज क्या पहली बार नाम आया उनका? ये ढकोसला अच्छा नहीं है। तो ढकोसले से दुनिया देखती है और नफरत पैदा होती है। जस्टिस मालवीय, चलिए, जो मालवीय जी के लिए जो उन्होंने किया, इतना करने का ढकोसला भी किसी और को क्यों नहीं आया? फिर ये बड़े ताज्जुब की चीज है कि जो खुद नहीं करते हैं वो उसके लिए दूसरे को बुराई कर रहे हैं। ये तो हद हो गई है। जवाब दीजिए जेपी अग्रवाल जी। जस्टिस साहब, माफ करना, ये सही नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। मालवीय जी का नाम इतिहास में बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है, सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन आज जो गए हैं वो प्यार नहीं जागा उनके लिए। आज वो अपने मकसद को पूरा करने गए हैं। ऐसे जाने या नहीं जाने का कोई फायदा नहीं है। अब वही बात दुनिया कर रही है तो आपको बुरा लग रहा है। आज आप जो धोने गए उनको तो आप बुरा कह रहे हैं। आपकी बात हमने सुनी। जस्टिस मालवीय जवाब देना चाहते हैं, उसको बुरा नहीं कह रहे आप। आकाश जी, देखिए, मालवीय जी को जैसे सुधांशु जी, आपके पास आऊं, पहले जस्टिस मालवीय की बात सुन ले, उसके बाद सुनील भदौरिया भी कुछ बोलना नहीं कर सकता। जी मालवीय जी, जैसे गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कर सकता, मालवीय जी को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। कोई मालवीय जी के प्रति श्रद्धा दिखाता है और लोग श्रद्धा दिखाते भी नहीं हैं, और वो लोग फिर इसके ऊपर कमेंट करें कि उन्होंने इसके लिए नाटक किया, तो बड़ा ताज्जुब लगता है। और लोग भी कम से कम नाटक ही करके दिखलाएं तो सही कि उनको मालवीय जी के प्रति श्रद्धा है। वही किसी ने नहीं किया, उल्टे बात कर रहे हैं। सर, हम नहीं करते नाटक सर, हमें नाटक पसंद नहीं है। हमारी पार्टी नाटक करना नहीं सिखाती सर। अच्छा ठीक है, भदौरिया जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं। आप बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मायावती जी ने काफी दिन बाद अपना मौन मोदी पर तोड़ा है, लेकिन उन्होंने भी वही किया जो कई दूसरे नेता कर रहे हैं। मोदी की कोई लहर नहीं है, ये बोलने वाले नेताओं की लंबी फेहरिस्त हो गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए, प्रियंका गांधी हुई, राहुल गांधी हुए, सोनिया गांधी हुई, और उसी लिस्ट में मायावती भी शामिल हो गई है। देखिए, मैंने शुरू में कहा और उस विषय पे मैं फिर नहीं जानना चाहता हूं कि ये राजनीतिक नौटंकी जो मोदी जी की है, असल में इसमें बुनियादी बहस ये है कि हमारी भारत के बारे में क्या समझ है और गुरु गोलवलकर से लेके मोदी जी की क्या भारत के बारे में समझ है।
हमारे जो पुरखे थे, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई के रहे हों या उसके बाद आप उससे पहले महात्मा फूले से लेके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक आ जाइए, हमारी समझ में और मोदी और गोलवालकर की समझ में बहुत अंतर है। ये इस देश के अंदर उन ताकतों को फिर से जन्म देना चाहते हैं जो देश के अंदर मध्ययुगीन भारत की ओर ले जाएंगे या देश में फाशीवाद लाएंगे। ऐसा क्या किया है बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने जिसके कारण आप ये बात कह रहे हैं सुधींद्र जी? अगर आप उनका बंच ऑफ थॉट्स, अगर बंच ऑफ थॉट गुरु गोलवालकर का पढ़ा हो और मोदी जी के साथी चाहे वो वसुंधरा राजे क्या भाषण दे रही है कि किनको हम चुनाव के बाद दिखाएंगे, काट काट के किनको फेंका जाएगा, क्या गिरिराज जी नहीं कह रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर कि हम किन लोगों को इस देश के पड़ोसी देश के अंदर भेज देंगे जो वोट नहीं देंगे। इसके साथ साथ क्या अमित शाह ने जाकर मुजफ्फरनगर में क्या कहा, यह क्या हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं देखा? हम जानते हैं अगर मोदी आएंगे तो इस देश के अंदर फाशीवाद आएगा, इसीलिए इसका डटकर मुकाबला होना चाहिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ऐसी परंपरा के लोग जिन्होंने आजादी में योगदान दिया आज फाशीवाद के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सुधींद्र जी, और उसके बाद में सुधांशु जी आपके पास जवाब के लिए आऊं, उसके पहले बीच में इतना सा जरूर बोल देना चाहता हूं कि अभी जो 194 सीटें आ रही हैं और खासतौर पर उसमें जो 47 सीटें उत्तर प्रदेश की और 20 बिहार की, उसमें मुस्लिम वोट काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बात का और इस डिबेट का इस धारा पे आना जरूरी था ही। सुधांशु जी, अब जवाब दीजिए कि आपकी मूल विचारधारा में ही गड़बड़ है। ऐसा है, हमारी मूल विचारधारा यह है कि इस देश के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। तो हमारी और बासपा की विचारधारा में तो फर्क हो गया ही होगा। ये जो है ये भ्रष्टाचार के प्रतिबिंब है और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार, अच्छा, वो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार पे चले गए। वो उसके प्रतिबिंब एक मैं वही कह रहा हूं, ये लोग सांप्रदायिकता की बात क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि मुस्लिम तुष्टीकरण से मुसलमानों में खौफ पैदा करके वोट उनकी इकट्ठा करना चाहते हैं। इन्हें मुबारक हो, हम इस एजेंडे पे आने वाले ही नहीं है। हमारा एजेंडा है सुशासन बनाम कुशासन। हमें चाहिए महंगाई के खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, भुखमरी के खिलाफ लड़ाई। हमें नौकरी का जो भविष्य अंधकार में हो गया है युवा शक्ति का, उसके खिलाफ लड़ाई चाहिए। इन्हें चाहिए क्या? मुस्लिम तुष्टीकरण करके और उनको खौफ दिखा के वोट बटोरा। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया। सुधींद्र जी, अब आपका जवाब ले लें क्योंकि आप उसके बाद जाना चाहते हैं, तो इसलिए पहले आपका जवाब ले लूं। सुधांशु जी, आपके पास आऊंगा फिर। अगर ये महंगाई और भ्रष्टाचार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, इनके मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह से लेकर राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में रहे, वहां पर केवल एक काम किया इन्होंने, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। और आज 20-22 वर्षों बाद वहां पर फिर जाके अमित शाह ने फैजाबाद में कहा कि हम मंदिर बनाएंगे। मैं जानता हूं ये लोग देश के लोगों को फिर से गुमराह करना चाहते हैं और इसीलिए मोदी से हमको सावधान रहना है और अमित शाह को भी हमें सावधान रहना है। और जो लोग इनके बहकावे में आ रहे हैं, कुछ लोग जो बहकावे में आ रहे हैं जिनकी एक अच्छी परंपरा है, मैं उनसे सुधांशु जी 30 सेकंड का जवाब, फिर मैं एक ब्रेक लूंगा। और उस बड़ी परंपरा के भाई मोदी जी की हवा नहीं चल रही है तो आप घबरा क्यों रहे हैं? आप बौखलाहट में क्यों हैं? आपको कहने का इतना घबराएंगे उत्साह क्यों आ रहा है? क्या नहीं चल रही है? हम तो इंदिरा गांधी से नहीं घबराए तो मोदी से क्या घबराएंगे? हम इंदिरा गांधी से कि 19 महीना जेल काट तब तक पैदा ही नहीं हुई थी जब इंदिरा गांधी थी। हम भाई आपकी पार्टी तब तक जिंदा ही नहीं हुई थी जब इंदिरा गांधी थी। हम उनसे घबराए ना इतिहास का जो है। और आप दोनों से अभी जेपी अग्रवाल भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, दिल्ली की आवाज भी सुन लीजिए। जेपी सर, आकाशवाणी जी, मेरा सीधा सवाल है सुधांशु भाई से। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों के दिल को तोड़कर कैसे हिंदुस्तान एक रखोगे? मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि आप मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत दिखाते हो। सारे हिंदुस्तान में सारी टोपियां पहनी, लेकिन मुस्लिम टोपी नहीं पहनी उन्होंने। क्या दिखाना चाहते हैं? सारे हिंदुस्तान में और बीजेपी के नेता छोड़ के मोदी को चुना गया, इसलिए चुना गया कि वो उनके खिलाफ बोलते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमें हिंदू वोट दे दें, हम उनके खिलाफ हैं। ये सही नहीं है। आप अगर दिल तोड़ देंगे तो हिंदुस्तान एक नहीं रख सकते। आप कौन से फॉर्मूले ला रहे हैं? ये
सुधांशु मित्तल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, आपका अपना आकलन क्या है? जो 67 सीटें अभी बिहार और उत्तर प्रदेश की जिनको अभी मतदान के लिए जाना है, उनमें से 27 तो पूर्वांचल की ही है। आपका अपना आकलन क्या है? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रहे हैं आप? इस समय मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है और जिसको कहते ना कुछ भी हो सकता है। बाकियों के खाते भी खुलेंगे नहीं खुलेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इस समय आंधी, अंधड़ और सुनामी, यह है मोदी। सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जयप्रकाश जी, आप लोगों को टोपियां पहनाते हैं, हम ना टोपी पहनते ना पहनाते हैं। जेपी अग्रवाल जी, 30 सेकेंड करवाते 84 के और देश को आप शायद विभाजन करने से बचा रहे हैं। आप MIM के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं मुस्लिम लीग के साथ और आप देश को बचा रहे हैं। आप जो है मिजोरम में जाके ये कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन स्टेट बनाऊंगा और आप शायद देश को बचाने की बात करते हैं। माफ करिए, हम इस चर्चा को अगर आप टेलीविजन नहीं देखते तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? मुद्दों की आप जरा देख लो, जरा रोज मोदी जी की फोटो देख लो, अलग अलग टोपियों के साथ है। आप कह रहे हो टोपी नहीं पहनते, पहनाते नहीं, हर फोटो उनकी अलग अलग टोपी के साथ है। आप देखो तो सही, आज भी जो साफा पहना है वो साफा बिल्कुल फर्क है। क्या पहनते हैं झूठ मत बोलो आप लोगों के साथ। और कोई अगर आपको दोनों चीजों का फर्क नहीं पता आपकी परेशानी ये है, आपका काम तो टोपी पहनाना है। सर जरा सुन लो, सिर्फ लोगों को टोपी पहनाइए, भावनात्मक विषयों की। उन्होंने भूख के लिए कुछ नहीं कहा, भ्रष्टाचार के लिए कुछ नहीं करा। सुनने का मादा तो रखो। आप 1967 में अलग नेता अलग नारे, उसके बाद अलग नेता अलग नारे, हर चुनाव में अलग नेता अलग नारे। अब एक इनको मैजिक मिल गया, अब ये इसका लट्टू बना रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं चारों तरफ। आप क्यों डर रहे हैं उससे? ना अच्छा, अब मुझे जस्टिस मालवीय के पास जाना होगा। जस्टिस मालवीय, आप ये बहस भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, आप पूरे देश की राजनीति को ध्यान से देख रहे हैं, वायदे कर रहे हो। शुद्धता की राजनीति रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? देश की आवाज को अगर आप इस वक्त बुलंद कर सकें, बात साफ कहो, जस्टिस मालवीय, वो बात कहो जो आप कर सकते हो, झूठ मत बोलो लोगों के साथ। मैं तो ये कहूंगा कि अच्छा, अब हम बहस को यही रोक रहे हैं। जस्टिस मालवीय की बात सुनिए। विपक्ष के नेता का इतना अधिक सम्मान पहले करते थे जो सत्ता में होते थे, कि उनसे व्यक्तिगत तौर पर बहुत ऐसा आदर भाव दिखलाते थे। वही हमें फिर से सीखना चाहिए। ये आजकल की राजनीति तो ऐसी लगती है कि जैसे मैं क्या कहूँ कि एक सभ्य समाज और सभ्य संस्कृति की राजनीति दिखती नहीं है। बड़ा दुख होता है। एक विकसित राष्ट्र भारत बनना चाहता है और राजनीति भी वैसी हो, ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में खास बात है कि यह भी हुई, समाजवादी पार्टी ने माना कि जिस तरह से शुद्धिकरण की राजनीति हुई वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलत किया। इसी तरह से यहां पर बिल्कुल साफ तौर पे जेपी अग्रवाल जी ने भी माना कि बेनी प्रसाद जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने मोदी के खिलाफ दिया। भारत भाग में आज इतना ही।